जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले। हार युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। युवा धुमकुड़िया में आज हम लोग बात करते हैं परियोजना प्रबंधक के सवाल किस तरह आ सकते हैं। हम लोग देखेंगे एक टॉपिक को लेकर और फिर उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें से एक सवाल हम लोग जो है डील करेंगे कि आखिर उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ये परियोजना प्रबंधक का आप लोगों ने भर दिया है। आज हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं 9:30 PM से ऑनलाइन, तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग जो टॉपिक आज लेने वाले हैं वो सिलेबस में आपका ये है औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम 1951 संशोधन के साथ। थोड़ा सा इंट्रो इसका देख लेते हैं हम लोग। इंट्रो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना, चलिए हम लोग हिंदी में ही देख लेते हैं इसका इंट्रो। उद्योग विकास विनियम अधिनियम 1951 परिचय। ये 8 मई 1952 को लागू किया गया था और मेन उद्देश्य था औद्योगिक नीतियों को लागू करना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और छोटे पैमाने मतलब कुटीर उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। और ये नेहरूवादी आर्थिक दृष्टिकोण के साथ में सामंजस्य बिठाता था, तो जिसमें आत्मनिर्भरता, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक समानता पर इसमें बल दिया गया था। इसमें लाइसेंसिंग था, विकास परिषद, प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक पुनर्गठन, संतुलित क्षेत्र विकास, सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया था। इसकी जो विशेषताएं हम लोग देखते हैं तो जैसे इसमें औद्योगिक लाइसेंस की शुरुआत की गई थी, जो कुटीर उद्योग थे उन पर बल दिया गया था, विकास परिषद की स्थापना की गई थी, आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान में वही है, लाइसेंसिंग है, नए उद्योग और विस्तार के लिए अनिवार्य अनुमति जरूरी थी, विकास परिषद का स्थापना सलाह के लिए, छोटे उद्योगों पर जोर दिया गया था और क्षेत्रीय संतुलन को, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में कर छूट और सब्सिडी के माध्यम से वहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें जो आपका टाइमलाइन है, कई चीज़ें जैसे आपका 1951 में अधिनियम पारित हो गया था, 1952 में ये प्रणाली लागू हुई, 1960-70 के बीच में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बल दिया गया और 1991 के बाद में जैसे उदारीकरण के बाद लाइसेंसिंग में ढील दी गई। तो जो लाइसेंसिंग की कठोर व्यवस्था 1951 में शुरुआत की गई थी वो 1991 में आकर उसमें काफ़ी छूट दिया गया। ये आप एक औद्योगिक ढांचा भी इसका बना सकते हैं इस तरह से। इस पर जैसे इसमें हम लोगों ने जैसे IDRA के 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाया है, लाइसेंसिंग, विकास परिषद और छोटे उद्योग। इनका लक्ष्य जैसे क्षेत्र विकास था, सामाजिक समानता और आर्थिक विकेंद्रीकरण था। तो ये इसका एक छोटा सा इंट्रो है। अब हम लोग देखते हैं आखिर इसके सवाल किस तरह पूछे जा सकते हैं। तो कई तरह के सवाल हो सकते हैं, जैसे हाउ डिड द IDRA 1951 एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, डिस्कस इट्स अलाइनमेंट विथ नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ये सवाल हो सकता है। या फिर आपका रोल ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल अंडर IDRA 1951 इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी, evaluate the IDRA 1951 as a tool for balancing industrial growth with social equity, ये भी सवाल हो सकता है। Significance of IDRA 1951 in preventing concentration of economic power, role of IDRA 1951 in promoting balanced regional development, ये भी सवाल हो सकता है। प्रोविजन से भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंडर IDRA 1951। मेजर अमेंडमेंट से भी हो सकते हैं, जैसे इसमें है मेजर अमेंडमेंट्स टू IDRA 1951 पोस्ट लिबराइजेशन, तो ये भी हो सकता है। या फिर आपका अलाइनमेंट ऑफ IDRA अमेंडमेंट्स विथ ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट लाइक WTO, IDRA 1951 एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इन अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स, तो ये भी सवाल हो सकते हैं। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं इसमें। तो हम लोग देखते हैं एक सवाल को। एक सवाल हम लोग आज
देखते हैं कि उसको किस तरह बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हर एक टॉपिक से उसके प्रोविज़न रिलेटेड या उसके एप्लीकेशन रिलेटेड सवाल आएंगे, और मैक्सिमम सवाल कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेन प्रोविजंस याद कर लेना हर एक एक्ट का, वो भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सवाल। आखिर एक सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल हमारा है, औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 ने संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाई, इसकी सफलताओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आइए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में देखते हैं आज। तो व्हाट रोल डिड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 प्ले इन प्रमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स सक्सेस एंड लिमिटेशंस। तो आप एक इंट्रो दीजिएगा। जैसे ये शुरुआत, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 इनएक्टेड ऑन May 8, 1952। इसके अलावा आप इसके जो जिन क्षेत्रों को, ये जिन उद्देश्यों से बनाया गया था, उन उद्देश्यों को रेखांकित कर सकते हैं इसमें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज़, आप ये बता सकते हैं। उसके बाद ये जैसे प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंश्योर इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस, इनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन बैकवर्ड रीजन्स, इन सब चीज़ को आप दिखा सकते हैं इसमें। अब उसके बाद आते हैं, चूँकि इस सवाल में हमारा दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इस पे किस तरह से ये फोकस किया है, और दूसरा इसका सक्सेस और लिमिटेशंस बताने हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जो है हमें अपने आंसर में दिखाना है। तो आइए देखते हैं। इंट्रो आपका हो गया। उसके बाद ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में किस तरह से भूमिका निभाता है, तो इसके प्रावधानों के साथ हमको जाना होगा। जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये किस तरह से निभाता है, या रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़ कैसे कम किया, प्रमोटिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे बढ़ावा दिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल, इसका रोल क्या है इसमें रीजनल डेवलपमेंट में, या इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ये कैसे भूमिका निभा रहा है, और भी पॉइंट्स आप उसमें दे सकते हैं। सक्सेस की बात करें तो जैसे इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड रीजन्स बढ़ावा दिया। आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सब के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में आप बता सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये भी आप बता सकते हैं। सपोर्ट फॉर रीजनल पॉलिसीज़, तो डेवलपमेंट काउंसिल जो हैं वो रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन में जैसे कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग प्रोसेस, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसमें उसको लेकर कई तरह की समस्याएं थी, तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिमिटेड रीजनल इम्पैक्ट, अगर हम लोग क्षेत्र के आधार पर भी देखें तो जैसे झारखंड आज भी कर्नाटक, तमिलनाडु से पिछड़ा हुआ है, तो काफ़ी इसका जो है कम प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभाव जो है वो सीमित रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, तो नौकरशाही और लाल फीताशाही का तो खैर ये कानून, पहले के जो कानून थे 1991 से पहले, वो ज़्यादातर कानूनी और लाल फीताशाही से दबे हुए थे, तो उसको भी आप बता सकते हैं। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो प्राइवेट सेक्टर को तो वैसे भी 1991 से पहले जो है काफ़ी जगह नहीं दिया गया था। सरकार ने अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तौर पर अदा करने की कोशिश की थी, तो वो आप देख सकते हैं उसमें। इसका टाइमलाइन भी आप इसमें दे सकते हैं। इसको आप एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से है वो आप दिखा सकते हैं, इसके सक्सेस लिमिटेशंस को भी, और एक कंक्लूजन आप दे सकते हैं। अब इसके बाद में आप इसमें क्या इनपुट डालना चाहते हैं और किस तरह से, क्योंकि आपके पास में जो टाइम है वो सिर्फ 2 घंटे हैं, जो इस बार दिया गया है मेंस के लिए 2 घंटे हैं, तो आपका आंसर जो है वो शॉर्ट होना चाहिए लेकिन सॉलिड होना चाहिए। हर चीज़ आपका जो है उसमें शामिल रहे, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बनाइए इस सवाल को, और अगर आप हमारे क्वेश्चन आंसर जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो 14 JPSC हो, UPSC हो, BPSC हो, FRO, ACF, आप शामिल हो सकते हैं। हर एक के लिए ड्राफ्ट मिल रहा है, और साथ ही आज 9:30 PM से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रोजेक्ट मैनेजर का। धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए सवाल के साथ में किसी अगले एग्ज़ाम का।